Good morning, student. In 10th class, today we start political science book. It's a first chapter सत्ता की साझेदारी. ठीक है बेटा. तो पहले ही हमें पता लग रहा है कि सत्ता की जो साझेदारी वो क्या है. सत्ता क्या है. सत्ता मीन्स पावर. साझेदारी मीन्स बांटना. ठीक है. जो शक्ति है उसको बांट देना, शक्ति का पृथक्करण कर देना, शक्ति का हस्तांतरण कर देना, शक्ति का बंटवारा कर देना. ठीक है. यहाँ मैं दो उदाहरणों के द्वारा बताऊंगी कि अगर हम सत्ता का बंटवारा नहीं करते हैं तो उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेल्जियम का उदाहरण लेंगे. बेल्जियम एक छोटा सा देश है, यूरोप का एक यूरोपीय देश है. ठीक है. इसकी जो आबादी है वो लगभग 1 करोड़ के लगभग है. 1 करोड़ की आबादी है और उस 1 करोड़ आबादी में से 54% जो हैं वो फ्लेमिश हैं और इनकी जो भाषा है वो डच भाषा है. याद रखना है आपको. 54% फ्लेमिश है, डच भाषा बोलते हैं. 40% बिलोनिया हैं और ये जो भाषा है इनकी वो फ्रेंच है. अभी आपको यहाँ पर पता होना ज़रूरी है कि दो भाषाओं को अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं. ठीक है. बेल्जियम में रहने वाले हैं और एक तीसरी भाषा जो वहाँ पर बोली जाती है वो है जर्मन. जर्मन भाषी लोग भी जो हैं बेल्जियम में रहते हैं. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ, जो तनाव स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि जो फ्लेमिश हैं वो संख्या में ज़्यादा हैं तो जो डच भाषा है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं उनको कम आंका गया. ठीक है. दूसरा है यहाँ की राजधानी है ब्रुसेल्स. किसकी राजधानी है. बेल्जियम की. बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है और उसमें जो 80% हैं वो फ्रेंच भाषी हैं. फ्रेंच भाषी. देखें वहाँ पर जो फ्लेमिश है वहाँ पर डच भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो राजधानी है ब्रुसेल्स वहाँ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और 20% डच भाषी हैं. लेकिन बोलोनिया में क्या है कि फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो 40% हैं. तो दोनों ही आधारों पे अगर आप देखेंगे, दोनों ही जगह अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बेल्जियम के अंदर जो तनाव की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है, जिसका खामियाजा वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है और उससे उनको काफ़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं. लगातार वहाँ पर तनाव का माहौल जो है वो बना रहता है क्योंकि दोनों ही जो फ्लेमिश और बोलोनिया हैं, डच भाषी और फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो दोनों ही राजनीतिक प्रभुत्व चाहते हैं. वो दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें बराबर का अधिकार दिया जाए. ठीक है. और जब कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है तो जब आप बराबर का अधिकार किसी को नहीं देते हैं तो वहाँ पर जो है आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं और गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है. ठीक है. अब दूसरा उदाहरण हम यहाँ लेंगे श्रीलंका का. ठीक है. आपका पड़ोसी देश है श्रीलंका. तो दूसरा उदाहरण हम लेंगे श्रीलंका से. श्रीलंका एक एशियाई देश है. ठीक है. और ये 1948 में स्वतंत्र हुआ था, 1948 में. और इसकी आबादी जो है वो लगभग 2 करोड़ है. ठीक है बेटा. और इतनी आबादी होने के बाद भी इस आबादी में से जो आपकी 2 करोड़ की आबादी है, इस 2 करोड़ की जो आबादी है, इस 2 करोड़ में से भी इस आबादी में से जैसे जो सिंगली भाषी हैं वो 74% है और आपके जो तमिल भाषी हैं वो 18% है और आपके जो ईसाई हैं वो 7% है. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सिंहली भाषी, तमिल भाषी और जो ईसाई हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं. तो 3 तरह के लोग हैं. 2 करोड़ की जनसंख्या में ये 3 को हमने अलग अलग यहाँ पर डिवाइड किया है. तो जो सिंहली लोग हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं. बौद्ध धर्म का संरक्षण किया इन्होंने, बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते हैं. तो ज़्यादा मानने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 74%. ऊपर से तमिल को भी हम लेंगे. तमिल में जो 18% लोग हैं, 18% जो जनसंख्या वहाँ पर रहने वाली वो तमिल लोगों की है. और इस तमिल में भी जो तमिल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक वहाँ के जो मूल निवासी हैं
जो आपके श्रीलंका के ही हैं, मूल निवासी हैं वहाँ के। ठीक है। दूसरे वो लोग जो बाहर से आकर श्रीलंका में बस गए हैं। ठीक है। तो पहले जो मूल निवासी तमिल हैं और दूसरे जो बाहर से आकर वहाँ पर बस गए हैं। तो दो तरह के जो तमिल हैं वो वहाँ पर हो गए हैं और उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 18% है। ठीक है। और 7% है वो ईसाई आपके वहाँ पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पर क्या समस्या है। तो वहाँ की समस्या ये है कि जो 74% सिंहली भाषी लोग हैं वो अपने आप को राजनीतिक वर्चस्व में मानते हैं और जो तमिल हैं उनको किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण जो है वो प्राप्त नहीं है। यानी कि जो सत्ता है वो सारी सत्ता पे जो आसीन लोग हैं वो इस सिंहली जो समुदाय हैं उनके लोग शामिल हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके बीच में टकराव होने का जो तमिल इलम नाम का एक संगठन, आपने देखा कि राजीव गांधी की हत्या से पहले तमिल इलम नाम का एक संगठन जो श्रीलंका के अंदर लगातार इस तमिल फाउंडेशन से बिलोंग करता था। तो ये इन लोगों की मांग थी कि जो भारत है वो इनकी सहायता करे, श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाए ताकि इनको भी जो है राजनीति के अंदर जो बड़े बड़े पद हैं उनमें शामिल किया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर यहीं से जो श्रीलंका है उसके अंदर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो तनाव का जो कारण है वो क्या है? मेन कारण, तनाव का जो मेन कारण है वो है सिंहली प्रभुत्व। तो सिंहली प्रभुत्व के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर 74% जो सिंहली हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है। तो सिंहली प्रभुत्व के कारण क्या हुआ कि जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं या राजनीतिक जो वर्चस्व है वो सब इनके हाथ में है, सिंहली लोगों के हाथ में है। ठीक है। 1956 में इन्होंने एक कानून बना दिया, सिंहली जो सरकार है उन्होंने एक कानून बना दिया 1956 में और सिंहली भाषा को इन्होंने राजभाषा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? राजभाषा घोषित कर दिया। ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर जो है तनाव उत्पन्न हो गया, तनाव की समस्या हो गई, गृह युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई। ठीक है। फिर इन्होंने और क्या किया कि नौकरी व विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता, जो सिंहली लोग हैं उनको अगर आप नौकरी मांगने जाते हैं, मान लो कि आप तमिल हैं, तमिल से बिलोंग करते हैं, तो आप कितने भी एलिजिबल क्यों ना हो आपको नौकरी नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन अगर सिंहली वहाँ पर नौकरी के लिए या जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो कितना भी जो है अनएलिजिबल हो उसको फिर भी नौकरी पे रख लिया जाता है। वैसे ही विश्वविद्यालयों के अंदर अगर आप सिंहली हैं तो आपको आसानी से विश्वविद्यालयों के अंदर प्रवेश मिल जाता है, लेकिन अगर आप तमिल हैं तो आपको आसानी से विश्वविद्यालयों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। ठीक है। दूसरा इसका जो चौथा पॉइंट है वो है बौद्ध धर्म को संरक्षण देना, क्योंकि जो सिंहली हैं उनकी आस्था का जो केंद्र बिंदु है वो बौद्ध धर्म है, वो बौद्ध धर्म को मानते आ रहे हैं बहुत काफ़ी समय से। तो आपने सुना होगा कि जो सम्राट अशोक थे उनके जो पुत्र और पुत्री हैं उनको श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो तब से वहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसको संरक्षण दिया गया है और जो सिंहली हैं वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गई हैं। तो इन्होंने कानून बना के जो बौद्ध धर्म है उसको संरक्षण प्रदान कर दिया और भी बहुत सारे जो मठों और मंदिरों का जो निर्माण है वो वहाँ पर करवाया गया। तो इससे भी क्या हुआ कि जो तमिल हैं और जो सिंहली हैं उनके बीच में जो है तनाव जो है वो लगातार बढ़ता चला गया और उसका खामियाजा जो है वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने से हो गया। गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध के अंदर क्या होता है कि वहाँ का कोई भी एक प्रॉपर संगठन जो है अपनी ही सरकार के विरोध जो है सशस्त्र अभियान छेड़ देता है, उसे आप गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि
तमिल इलम नाम का एक संगठन जो है वो श्रीलंका के अंदर बनाया गया, जिसके कारण वहाँ पर जो तमिल हैं वो सिंहलियों के खिलाफ, वहाँ की सरकार के खिलाफ लगातार जो है संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष करते रहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। कल फिर हम इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी और आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।